हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोनो केमिस्ट्री पे, जो हमारी ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम दूसरा नाम कहते हैं अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री। याद रखना, सोनो केमिस्ट्री क्या है। इसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ साउंड, मगर कौन सा साउंड? अल्ट्रासाउंड ऑन केमिकल रिएक्टिविटी, यानी साउंड एनर्जी को हम केमिकल रिएक्टिविटी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या साउंड एनर्जी को हम रिएक्शंस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसको हम बोलते हैं सोनो केमिस्ट्री। ठीक है, अब सोनो केमिस्ट्री में साउंड का बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कौन सा साउंड? अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। उसके बाद में समझेंगे अल्ट्रासाउंड क्या है। ठीक है, तो साउंड क्या है? इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, मगर कैसे? थ्रू द जनरेशन ऑफ, मैं बोलूँगा थ्रू जनरेशन ऑफ एकॉस्टिक वेव्स। ठीक है, through generation of acoustic waves in a medium। याद रखना, मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये जो है ना, ये एक्चुअली ये जो acoustic waves हैं, यानी इसमें कंप्रेशन और रिलैक्सेशन ऑफ मटेरियल। मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ पे साउंड देती हैं, किसी मीडियम, ये मान लो एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, इसमें आपको ट्रांसमिट करनी है एनर्जी, बट थ्रू साउंड। ठीक, तो होता क्या है जब आप इसमें साउंड देते हैं ना, साउंड एनर्जी, तो होता क्या है, इसमें कहीं पे कंप्रेशन, यानी ये जो मटेरियल है कहीं पे कंप्रेस हो जाता है, तो कहीं पे बीच में रिलैक्स, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स। देखो यहाँ पे कंप्रेशन है तो बीच में रिलैक्स, यानी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम। तो ऐसे इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वे, तो कहीं पे प्रेशर ज़्यादा तो कहीं पे कम, तो इस तरह से चलती है। जब हम बात करते हैं तो जो एयर है, एयर उससे कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, उससे ये साउंड चलता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। समझ में आना? तो इसमें क्या होता है? कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, ये याद रखना। तो इसका मतलब ये जो साउंड है, इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर। मैं बोलूँगा इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर, राइट। और दूसरी बात, विदाउट मीडियम भी नहीं चल सकती, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है। सो इट नीड्स मीडियम, मीडियम के बगैर ये साउंड नहीं चल सकता, क्योंकि मीडियम में ही ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है या कंप्रेशन रिलैक्सेशन होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो कंप्रेशन और रिलैक्सेशन कहाँ होगा? ठीक है, तो साउंड भी नहीं चलेगा। क्लियर? इतना तो क्लियर है ना। अब हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड क्या है। देखो, अगर मैं साउंड वेव्स को लूँगा ना, साउंड वेव्स, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन वेव्स, तो ये हमारे पास में 4 टाइप के आते हैं। एक को बोलूँगा मैं नंबर 1 इंफ्रासाउंड वेव्स। ठीक है, इंफ्रासाउंड जो है वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। फ्रीक्वेंसी इनकी क्या रहती है? बहुत ही कम। कितना? लेस देन 20 हर्ट्ज, और ये हम नहीं सुन सकते। ठीक है, ये साउंड हम नहीं सुन सकते, इसकी बहुत कम रेंज रहती है। दूसरा रहता है ऑडिबल मतलब जो हम सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड क्या रहता है? ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, इसके बाद में रहता है तीसरा, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ये हम काम में लाते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड जो रहता है ना, अल्ट्रासाउंड बहुत सारे कामों में आता है, लेकिन हम यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो केमिस्ट्री में हम जो यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको लूँगा मैं, ये रहता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी ये इससे ज़्यादा रहती है, यानी इट इज़ ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम जो यूज़ करते हैं सोनो केमिस्ट्री में वो हम 20 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज इससे भी ज़्यादा रहती है। अब इसके बाद में रहता है चौथा, उसको बोलते हैं हम हाइपर साउंड। अब हाइपर साउंड का क्या है? हाइपर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा रहती है। फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा रहती है? ये रहती है ग्रेटर देन 10 गीगा हर्ट्ज।
ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो अब हम बात करेंगे हम यूज़ क्या करते हैं। हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड पे हम फोकस करेंगे। अल्ट्रा साउंड, ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड जो है ये वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, यानी इसकी एनर्जी हम यूज़ करते हैं। इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज तक। लेकिन हम जो रेंज यूज़ करते हैं वो करते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज से लेके 50 किलो हर्ट्ज तक। इसका मैं रीज़न बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों होता है, आप देखते रहिए, सिर्फ समझ में आया। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये बनाते कैसे, यानी जनरेट कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहले ज़माने में ये विसल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आजकल क्या किया जाता है, हमारे पास में रहते हैं यानी जनरेशन। अगर मैं बोलूँगा जनरेशन, किस में जनरेट करते हैं हम करते हैं सोनिकेटर बोलते हैं उसको, जो मशीन रहती है ना इसकी, सोनिकेटर में इसकी जनरेशन होती है, यानी यहाँ पे ये बनाई जाती है अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस, और उसी में हम ये रिएक्शन भी करते हैं। मैं दिखाऊंगा बाद में कैसे करते हैं। देखो सोनिकेटर में क्या रहता है, उसमें रहता है ट्रांसड्यूसर क्या रहता है, ट्रांसड्यूसर एक्चुअली एनर्जी कन्वर्जन करता है, एनर्जी कन्वर्जन। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा जो जितना हमें ज़रूरत है। तो एनर्जी कन्वर्जन, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मगर कौन सी साउंड में, अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है। कौन, ये ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर में एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहते हैं, समझ में आया ना। ये ट्रांसड्यूसर जो है ये किस पे काम करता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक, तो यहाँ पे ये खुद बनाता है। इसका मैकेनिज्म हमें ज़रूरत नहीं है जानने की ये कैसे बनाता है, ये हमारे सिलेबस के बाहर है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अल्ट्रासाउंड कैसे काम करते हैं। समझ में आया, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। और सबसे पहले ये जो ना ट्रांसड्यूसर्स वगैरह, ये क्यूरी ब्रदर्स ने बनाए थे, इतना याद रखना। यहाँ लिखूँगा मैं, क्यूरी ब्रदर्स, इन्होंने ये साउंड का दिया था हमें कि अल्ट्रासाउंड कम कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, और ये दिया था 1880 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट। ठीक, लेकिन अब ये जो सोनो केमिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सोनो केमिस्ट्री की जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। सोनो केमिस्ट्री मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ दीज अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस इन केमिकल रिएक्शंस, या स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस ऑन केमिकल रिएक्टिविटी। ये सबसे पहले देखा गया था 1927 में, समझ में आया ना। और किसने देखा सबसे पहले और रिपोर्ट किया, इसमें इस ईयर में ये रिपोर्ट किया गया। वो दो साइंटिस्ट थे, उन एक का नाम था रिचर्ड्स और दूसरे का नाम था लूमिस। इन दो बंदों ने ये दिया कि इन्होंने देखा कि इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑन केमिकल रिएक्टिविटी, यानी केमिकल रिएक्शंस में इन्होंने इसको अप्लाई किया और देखा इसका असर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, सोनो केमिस्ट्री में हम जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ा देते हैं, यानी इससे रिएक्शन फास्ट होती है, और इससे रिएक्शंस पे के सिलेक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। यानी रिएक्शंस जो ना, अगर इसमें आप करेंगे सोनो मतलब अल्ट्रासाउंड्स में, तो वो हो सकता है अलग तरीके से हो जाए, और कन्वेंशनल मेथड से वो अलग तरीके से हो जाए। लेकिन हर बार नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे सोनो केमिस्ट्री में रिएक्शन हो रही है वैसे कन्वेंशनल मेथड में भी हो रही है, यानी जैसे आम हीटिंग में रिएक्शन होती है वैसे यहाँ पे भी होती है, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। समझ में आया ना। और कहीं पे क्या होता है, कहीं पे प्रोडक्ट अपना चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल यानी कैसे ये अल्ट्रासाउंड एनर्जी केमिकल रिएक्टिविटी पे असर डालता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल देखेंगे। सबसे पहले देखो सोनो केमिकल इफेक्ट जो है, या मैं बोलूँगा इसको सोनो केमिकल इफेक्ट, ये किसकी वजह से होती है, ये सिर्फ एकॉस्टिक केविटेशन की वजह से, ये समझा दूंगा मैं। एकॉस्टिक केविटेशन बोलते हैं इसको, केविटेशन, ये मैं पूरा समझा दूंगा। देखो होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली, ये कैसे काम करता है। ठीक,
देखो जब हम, ये मान लो मीडियम है हमारे पास में, ठीक, इसमें मटेरियल है, राइट, इसके ऊपर हमने अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस डाल दी, तो यहाँ पे कंप्रेशन रिलैक्सेशन, कंप्रेशन फिर रिलैक्सेशन, फिर कंप्रेशन फिर रिलैक्सेशन, फिर कंप्रेशन रिलैक्सेशन, फिर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रिलैक्सेशन से ये साउंड वेव्स इस मीडियम के थ्रू पास होती। समझ में आया? अब देखो जहाँ पे कंप्रेस हो गया मटेरियल, वहाँ पे अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रेशर, मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रेशर हाई है। ये जो रीजन है यहाँ पे प्रेशर लो है। जहाँ पे प्रेशर लो होता है यहाँ पे बनता है बबल, यानी लिक्विड के अंदर बबल बनता है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा माइक्रो बबल। क्या बोलूँगा मैं इसको? माइक्रो बबल। देखो एक बार माइक्रो बबल बन गया, सपोज हमने रेडिएशन दे दी, माइक्रो बबल बन गया, ये माइक्रो बबल बढ़ते रहता है, ठीक है। और एकदम ये एक टाइम पे ये ऐसे मोड पे पहुंच जाता है जहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है? अनस्टेबल, राइट, क्योंकि इसको एनर्जी मिलती रहती है तो बड़ा बड़ा हो जाता है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी सिस्टम में तो अनस्टेबल हो जाता है, और ये एकदम से जब यहाँ पे पहुँचता है तो एकदम से फटने लगता है, तो ये ब्लास्ट होता है। लेकिन ब्लास्ट कैसे होता है? ये यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं होता है, यानी एक्सप्लोजन मीन्स ये बाहर की तरफ नहीं फटता, ये अंदर की तरफ फटता है, इस तरफ फटता है। इसको बोलते हैं इम्प्लोजन। समझ में आया ना? क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लोजन। मैं बोलूँगा यहाँ पे इम्प्लोजन हो गया। एकॉस्टिक का मतलब रहता है साउंड। हम साउंड वेव्स देते हैं, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होता है, ये ग्रो होता है और इम्प्लोजन होता है। तो केविटेशन का मतलब ये होता है, यानी फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड इम्प्लोजन ऑफ अ बबल, ठीक है, केविटेशन बबल। समझ में आया ना? तो ये तीन जो है, तीन चीज़ें, इन सभी को बोलते हैं हम केविटेशन। क्लियर? ये है केविटेशन। अब इस बबल में यहाँ पे जब ये फटता ना, इसमें ये पूरी एनर्जी जो है ना ये यहाँ चली जाती है। समझ में आया? यहाँ पे जो साउंड एनर्जी दे दी थी हमने, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है वापस। इस बबल के अंदर 4000 केल्विन तक टेम्परेचर चला जाता है, और इसका जो प्रेशर रहता है वो 1000 ATM। समझ में आया? तो इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर ये हमारे बहुत काम आता है। तो इससे क्या होता है? इससे रिएक्शन जो ना, एक तो रिएक्शन को एनर्जी मिलती है तो वो फास्ट हो जाता है, और हाई प्रेशर पे होता है ये, ठीक है। इससे मिक्सिंग भी फास्ट होती है, और इसको टेम्परेचर भी मिलता है, यानी हीट भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र दोनों होते हैं। प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये सब चीज़ें रिएक्शन को फास्ट होने के लिए काफ़ी रहती है। समझ में आया ना? शाबाश, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जो केविटेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये याद रखना, केविटेशन का जो कंसेप्ट है, ये जो देखा गया था केविटेशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था थॉर्नीक्राफ्ट और दूसरे का नाम था बॉर्नबी। तो मैं इनको बोलूँगा थॉर्नक्राफ्ट एंड बॉर्नबी। इनने कब देखा था? 1895 में। ये जो केविटेशन है ये इनने तब देखा, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आया ना? ये जो फटता है ना ये बबल, इसमें देखो ये मान लो एक बबल है, राइट, ये जब इम्प्लोड होता है ऐसे होता है, अंदर की तरफ इम्प्लोड होता है, तो इसमें ये माइक्रो जेट्स बनते हैं या शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और सॉलिड के पास में तो ये जल्दी हो जाते हैं। मान लीजिए ये सॉलिड वॉल है, यहाँ पे बबल आ गया ऐसे, ठीक, तो ये यहाँ पे माइक्रो जेट बन गया, तो ये पूरी एनर्जी इस सॉलिड वॉल की तरफ चल जाती है। इससे इसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन छोटे पोर्शन में माइक्रो बबल, यहाँ पे मैंने बबल बड़ा दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना ये रिएक्शन में बहुत छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। क्लियर? तो ये माइक्रो जेट्स, मैं बोलूँगा ये जो बन गया ना यहाँ पे, ये माइक्रो जेट्स, या मैं बोलूँगा शॉक वेव्स, तो ये प्रोड्यूस होती है, यानी यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो जाती है। समझ में आ रहा? अब हम देखेंगे फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग केविटेशन फास्ट में बताऊंगा, ठीक है।
कैविटेशन पे कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। नंबर 1 बोलूँगा मैं फ्रीक्वेंसी, जो मैंने पहले बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं 20 to 50 किलो हर्ट्ज़। हालांकि हम 10 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लेते? हायर फ्रीक्वेंसी फास्ट चलती है रेडिएशंस, साउंड वेव्स, तो इसका मतलब वो फास्ट चलेंगे तो माइक्रो बबल को फॉर्मेशन, ग्रोथ और फिर कोलैप्सिंग में टाइम नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो ना बबल फॉर्मेशन और कोलैप्सिंग ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा इससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज और फास्ट चलती हैं, वो उसमें बबल को फॉर्म होने में, ग्रोथ होने में और बाद में इम्प्लोजन में टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते, बल्कि लो फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं। समझ में आया ना? हाई फ्रीक्वेंसी नहीं करते यूज़। क्लियर? दूसरा है प्रेशर, या मैं बोलूँगा प्रेजेंस ऑफ गैस, प्रेशर बाद में बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ गैस, अगर सिस्टम में गैस होगी तो गैस है तो गैस अपना भी बबल बनाएगा, तो इसका मतलब बबल बनने में जल्दी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है, न्यूक्लिएशन कर रहा है। गैस जितनी ज़्यादा सिस्टम में होगी उतना वहाँ पे न्यूक्लिएशन जल्दी हो जाएगा, उतने बबल्स जल्दी बनेंगे, तो गैस फेवरेबल है। समझ में आया ना? तो कभी कभी सिस्टम में हम गैस यहाँ से भी दे देते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में देखेंगे प्रेशर। देखो तीसरा जो है वो है प्रेशर। प्रेशर का क्या असर पड़ता है? अगर हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा देंगे सिस्टम पे, मान लीजिए लिक्विड पे ज़्यादा देंगे, तो उससे क्या होता है, उससे जो लिक्विड के अंदर जो ना वहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा होता है और बबल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए ज़्यादा हाई प्रेशर जो है, प्रेशर जितना हाई होगा उतना बबल फॉर्मेशन कम होगा, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लो प्रेशर पे ही काम करना चाहिए, या हम गैस दे देते हैं, यहाँ से गैस इंसर्ट करते हैं, उससे उसका प्रेशर लो हो जाता है। क्लियर? अंदर का प्रेशर। ठीक। और चौथा जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से मीडियम की डेंसिटी वगैरह पे असर पड़ता है, कम हो जाती है, तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें जो बबल फॉर्मेशन बाद में उसका एक्सपेंशन और इम्प्लोजन वो अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए हम लो टेम्परेचर ही रखते हैं। लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल कंडीशन। ठीक। इसके बाद में देखेंगे हम लास्ट पे इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। एक रहता है इसे टब टाइप, यानी बाथ, इसको बोलते हैं बाथ सोनिकेटर। इसके साइड में यहाँ पे ट्रांसड्यूसर रहता है, यहाँ पे हम वाटर भर देते हैं और यहाँ पे फ्लास्क रख देते हैं, जिस फ्लास्क के अंदर हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे भी काम हो जाता है। ये जो है ना, ये वाला सिस्टम ये लो कॉस्ट रहता है, आप कॉलेज की लैब में भी ये लगा सकते हैं, ये ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी नहीं है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या रहता है? मान लीजिए अगर आपने एक लेबॉर्ट्री में ये रिएक्शन किया तो दूसरी लेबॉर्ट्री में वो रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी आउटपुट सेम रहे तो समझ लेना कि हो गई, रिएक्शन हो जाएगी। सपोज़ दूसरी लेबॉर्ट्री में उस इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट कम है, एनर्जी आउटपुट कम है, तो रिएक्शन नहीं भी हो सकती है। तो उसको बोलते हैं हम कि इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी नहीं होती, यानी रिजल्ट्स हमें बार बार सेम नहीं मिलते, जैसे एक जगह मिलेंगे वैसे ही दूसरी जगह नहीं मिल सकते। उसको बोलते हैं बाथ सोनिकेटर। मैं इसको बोलूँगा ये है बाथ सोनिकेटर। लेकिन इसको हम जो क्लीनिंग है ना, क्लीनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हम क्लीन करते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं प्रोब सोनिकेटर, या इसको बोलते हैं हॉर्न भी बोलते हैं, इसको हॉर्न सोनिकेटर। ये क्या रहता है? ये सिंपली एक मेटल प्रोब रहता है, मेटल प्रोब। ये मान लीजिए एक मेटल प्रोब है और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है ट्रांसड्यूसर के साथ में। मेटल प्रोब, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो हमारे पास में मान लीजिए रिएक्शन वेसल है, मान लीजिए हमारे पास में एक बीकर है या एक फ्लास्क है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर है। हम इस प्रोब को इसके अंदर डिप करते हैं और ऑन करते हैं। ऑन किया तो साउंड वेव्स इसमें चली जाती है और रिएक्शन हो जाती है। क्लियर?
तो ये भी एक तरीका है, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये कॉस्टली है लेकिन इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। तो आई होप यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आप इनकी स्नैप्स भी लिया करो और नोट्स भी साथ साथ में बनाया करो, ठीक है। चलो आज तक अब तक के लिए इतना ही, ठीक।